हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ क्वांटम मैकेनिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले। जो पहली मैं 2 वीडियो अपलोड किया हूँ उसी क्रम में ये वीडियो है क्वांटम मैकेनिक्स से। तो सबसे पहले मैंने जो डिस्कस किया है इस वीडियो में वो किया है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। तो बेसिकली जब विजिबल और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन मेटेलिक टारगेट के ऊपर इम्पोज होते हैं तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, और फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है किसी समय पर जो फोटोन है वो जो एनर्जी है उसकी वो 2 पर्पज में सॉल्व होती है, यूज होती है। एक उसका जो यूज होती है वो होती है वर्क फंक्शन के अगेंस्ट, और जो बाकी की रिमेनिंग है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिलती है। तो फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशंस है जो मैंने पहले डिस्कस की है। हाफ mv² जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की होती है वो hν माइनस w के बराबर होती है, जहाँ hν किसी समय पर जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी होती है, और w वर्क फंक्शन। और जो वर्क फंक्शन होता है वो W बराबर hν0 होता है, h प्लैंक कांस्टेंट, और ν0 किसी समय पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। साथ साथ हम ये भी ध्यान रखें कि किसी समय पे जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसके लिए जो hν की वैल्यू है वो किसी समय पे वर्क फंक्शन से ज़्यादा होनी चाहिए। उसके अलावा हमें ये भी याद रखना चाहिए कि किसी समय पे अगर हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है जो इंसिडेंट फोटोन की, तो काइनेटिक एनर्जी जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज होती है। और किसी समय पे अगर हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कराना चाहते हैं तो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से सदा ज़्यादा होनी चाहिए। साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा वर्क फंक्शन का ऑर्डर है वो विजिबल और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की जो एनर्जी है उसके ऑर्डर का होता है, इसलिए जो इफेक्ट है किसी समय पे विजिबल और अल्ट्रावायलेट फॉर्म में होता है। ये जो आइंस्टीन को नोबेल प्राइज था वो भी लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सप्रेशंस पर मिला था इसी इक्वेशंस के ऊपर। साथ साथ ये ध्यान रखें कि अगर हम किसी समय पे इंटेंसिटी की वैल्यू को बढ़ाते हैं, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर फ्रीक्वेंसी का फोटो डाल रहे हैं, और अगर इंटेंसिटी की वैल्यू को पहले के मुकाबले का डबल कर देते हैं तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा निकलते हैं, जिससे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाती है। उसके अलावा अगर हमारी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा अगर हमारी किसी समय पे एनर्जी है जो हमने इंसिडेंट फोटोन इम्पोज किए हैं, तो उसी प्रोपोर्शनल में जो है किसी समय पे करंट बढ़ती जाती है। तो करंट इज द फंक्शन ऑफ इंटेंसिटी। बट अगर हमारी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो हम इंटेंसिटी की वैल्यू को चाहे कितना भी कर लें तो उसके हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो किसी समय पर वर्क फंक्शन से ज़्यादा किसी समय पर हम एनर्जी नहीं देंगे इंसिडेंट फोटोन की तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फिर फ्री नहीं होता। साथ साथ जो हमारे पास इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो ये भी है कि जो हमारा स्टॉपिक पोटेंशियल कंसेप्ट है कि किसी समय पर अगर हम हमारा जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा फिनोमिना इंसिडेंट फोटोन इम्पोज कर रखे हैं उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा भी है, तो अगर हम किसी समय पे स्टॉपिक पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का जो इलेक्ट्रॉन है अगर उसे रोकने के लिए हम इतना पोटेंशियल लगा दें कि वो भी रिपेल हो जाए तो उसका एस्केपिंग पोटेंशियल कहलाता है, जो हमने अप्लाई कर रखा है प्लेट्स के ऊपर। तो वो उसकी हाफ mv² की वैल्यू E/Vs होती है, जहाँ Vs स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। तो EVs की वैल्यू होती है hν माइनस hν0, तो Vs यहाँ से निकल जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल बराबर h/e μ माइनस h/e μ0। उसके बाद अगर हम Vs में और म्यू में कर्व खींचते हैं तो ये हमारी y बराबर mx प्लस c फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका जो किसी समय पे h/e स्लोप होगा, और यहाँ से हम स्लोप निकाल के h/e कैलकुलेट कर लेंगे। उसके अलावा अगर हमें किसी समय पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो जो हमारा इंटरसेप्ट y एक्सिस पे नेगेटिव डायरेक्शन में कट करेगा उसकी वैल्यू से हम इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर लेंगे, और h के साथ मल्टीप्लाई करके हम वर्क फंक्शन कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये किसी समय पे एक्सप्रेशंस है, और मिलकर ने ये किसी समय पे h की वैल्यू को कैलकुलेट किया और यहाँ से h/e की वैल्यू को कैलकुलेट किया गया, और h/e की वैल्यू को जब किया गया तो e की वैल्यू कैलकुलेट की थी मिलकर ने, जिससे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मेजरमेंट हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखें। उसके अलावा कॉम्पटन इफेक्ट के एक्सप्रेशंस है जो हमारा किसी समय पे एक्सरे जब किसी समय पे सबस्टेंस के ऊपर इम्पोज की जाती है और आगे स्क्रीन लगा दी जाती है तो उस स्क्रीन पर 2 टाइप्स के रेडिएशंस मिलते हैं। एक वो जो फ्रीक्वेंसी हमने इम्पोज की है या वेवलेंथ जो इम्पोज की है उसी फ्रीक्वेंसी का, और एक हमारी घटी फ्रीक्वेंसी का या वेवलेंथ बढ़ी हुई का पहुंचता है किसी समय पे स्क्रीन पे। तो जो फ्रीक्वेंसी जिस समय पे उसकी कम हो जाती है तो जो इलेक्ट्रॉन है उससे जब कॉलिजन होता है तो इलेक्ट्रॉन के रिकॉइल करने में खर्च हो जाती है। एक साथ में हम ये भी ध्यान रखें कि जो इफेक्ट है कॉम्पटन इफेक्ट वो किसी समय पे एक्सरे के लिए हम करते हैं, क्योंकि एक्सरे में इसका डिटेक्शन आसान है। साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि ये जो इफेक्ट है वो प्रीडोमिनेंटली होता है लो जेट में, और किसी समय पर मीडियम एनर्जी एक्सरे फिनोमेना है, और जो किसी समय पर प्लांक थ्योरी से ही फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया गया था, और कॉम्पटन इफेक्ट को भी किसी समय पर प्लांक थ्योरी ऑफ रेडिएशन से एक्सप्लेन किया जाता है। तो जो डेल्टा लैम्डा है वो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा है। लैम्डा हमारा इंसिडेंट फोटोन था जो इम्पोज किया गया था। लैम्डा डैश जो है वो
वेवलेंथ होती है स्कैटर्ड फोटोन की, तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा की वैल्यू होती है h अपॉन एम नॉट सी और ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमारा स्कैटरिंग एंगल कहलाता है। इस h अपॉन एम नॉट सी को जो हम किसी समय पे कॉम्पेयर वेवलेंथ कहते हैं और इसकी वैल्यू 0.0243 एंगस्ट्रॉम होती है इलेक्ट्रॉन के केस में, और ये लैम्डा सी 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, बराबर इसे हम लिख सकते हैं 2 लैम्डा सी साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। साथ साथ अगर हमें किसी समय पे काइनेटिक एनर्जी रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेट करनी है तो उसे हम निकाल सकते हैं किसी समय पे एच न्यू माइनस एच न्यू डैश से, और न्यू की वैल्यू हम सी अपॉन लैम्डा रख देते हैं और न्यू डैश की वैल्यू सी अपॉन लैम्डा डैश रख देते हैं, क्योंकि जो एनर्जी है किसी समय पे उस एनर्जी कंजर्वेशन में हम देखेंगे जो किसी समय पे काइनेटिक एनर्जी होगी जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन होगा वो उसकी एनर्जी हो जाएगी एच न्यू, ये इंसिडेंट फोटोन की थी और ये हमारा किसी समय पे स्कैटर्ड की एनर्जी, इन दोनों का अंतर, तो ये हमारा एच सी अपॉन लैम्डा माइनस एच सी अपॉन लैम्डा जैसा आ जाएगा एक्सप्रेशन, जहाँ सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, एच प्लैंक कांस्टेंट और लैम्डा किसी समय पे इंसिडेंट जो लाइट है उसकी वेवलेंथ को, और लैम्डा डैश जो है वो किसी समय पे स्कैटर्ड की वेवलेंथ को शो करेगा। तो ये दो एक्सप्रेशन इसमें सदा याद रखें। उसके अलावा जो पार्टिकल इन ए बॉक्स है, लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पार्टिकल इन ए बॉक्स पे, तो उसमें याद रखें कि पार्टिकल इन ए बॉक्स जो होता है किसी समय पे एक पार्टिकल को x बराबर 0 और l के एक बॉक्स में ट्रैप कर दिया जाता है, तो उसकी जो एनर्जी आइगन वैल्यू है उसकी वैल्यू होती है √2 अपॉन एल साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, जहाँ एन क्वांटम नंबर और एल लेंथ को शो करता है। और किसी समय पे अगर हम एक्सपेक्टेशन एक्स निकालते हैं तो एक्सपेक्टेशन एक्स की वैल्यू l/2 आती है, एनर्जी आइगन वैल्यू n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर आता है। अगर किसी पार्टिकल अगर किसी समय पे 2 डायमेंशनल बॉक्स में है तो हम, और अगर उसकी भी लेंथ किसी समय पे हम l लें 2 डायमेंशनल बॉक्स की, तो उसमें vxy की वैल्यू को 0 ले लेते हैं, x बराबर 0 और l के बीच और y बराबर 0 और l के बीच, और साई xy जो साई x इंटू साई y हो जाता है। एनर्जी आइगन वैल्यू की वैल्यू nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर हो जाती है, और किसी समय पे वेव फंक्शन √2 अपॉन एल साइन nx पाई एक्स अपॉन एल √2 अपॉन ly साइन ny पाई y अपॉन एल रहता है। तो उसको याद रखें। 3D का सिमिलर हम मेथड ले सकते हैं। अगर 3 डायमेंशनल क्यूबिकल बॉक्स है तो उसका जो वेव फंक्शन होगा वो होगा हमारा √2/l 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 3 टाइम्स आ जाएगा, और साइन nx पाई एक्स अपॉन एल साइन ny पाई y अपॉन एल साइन nz पाई z अपॉन एल आएगा। तो ये हमारे पास होगा, और एनर्जी आइगन वैल्यू हो जाएगी nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर, और ब्रैकेट में इसको क्लोज करके पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर। तो वो सब एक्सप्रेशन याद रखें। उसके बाद अगर एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछता है 1 डायमेंशनल बॉक्स में, तो एल स्क्वायर अपॉन 3 माइनस एल स्क्वायर अपॉन 2n स्क्वायर पाई स्क्वायर, एल लेंथ ऑफ द बॉक्स है और एन किसी समय पर क्वांटम नंबर है, तो ये याद रखें। अगर अनसर्टेनिटी डेल एक्स एन का एक्सप्रेशन याद रखें, ये होती है एल √1 अपॉन 12 माइनस 1 अपॉन 2n स्क्वायर पाई स्क्वायर, और ये हमारा किसी समय पे अनसर्टेनिटी इन पी एन होती है n पाई एच क्रॉस अपॉन एल, एन है क्वांटम नंबर को और एल लेंथ को, और एच क्रॉस एच अपॉन 2 पाई को, जहाँ एच प्लैंक कांस्टेंट होगा। उसके बाद अगर वी एक्स बराबर माइनस इन्फिनिटी है और किसी समय पे बॉक्स की जो लेंथ है वो किसी समय पे उस लेंथ को हमने ए रखा है, और किसी समय पे जो x बराबर 0 से लेकर a तक बॉक्स था उसे अगर -a/2 की तरफ शिफ्ट कर देते हैं x बराबर 0 की वॉल को, तो पार्टिकल -a/2 से और a/2 के बीच में ट्रैप हो जाता है। तो एनर्जी आइगन वैल्यू सेम रहती है, वेव फंक्शन बदल जाता है, वो होता है √2 अपॉन a cos n पाई x अपॉन a, जब n की वैल्यू किसी समय ऑड होती है, और √2 अपॉन a sin n पाई x अपॉन a जब होता है जब n की वैल्यू इवन होती है। इसको याद रखें, ये भी लगातार क्वेश्चंस पूछा जाता है। हार्मोनिक ऑसिलेटर में हम जानते हैं किसी समय पे हार्मोनिक ऑसिलेटर जो होता है किसी समय उसके अंदर पार्टिकल इक्विलिब्रियम पॉइंट से थोड़ा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया जाता है। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो ½m ओमेगा² x² होती है उसकी, और जो एनर्जी आइगन वैल्यू होती है उसका एक्सप्रेशन मैंने लिखा हुआ है α/2 की पावर n फैक्टोरियल n रूट पाई की पावर हाफ hn α x e की पावर -α² x²/2। α4 यहाँ m k अपॉन h क्रॉस स्क्वायर और k की वैल्यू m ओमेगा स्क्वायर है, तो ये याद रखें, ये भी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। HN जो होता है हर्माइट पोलिनोमियल, उसकी वैल्यू -1 की पावर n e की पावर q² dn अपॉन dqn e की पावर -q² होती है। इसमें ऑर्डर याद कर लें, h1q h2q h3q h4q तक कम से कम इसे कैलकुलेट करके रखें, लगातार क्वेश्चन इस रीजन से आता है। उसके अलावा एक्सपेक्टेशन x² की वैल्यू होती है h क्रॉस अपॉन 2m ओमेगा 2n+1,
ओमेगा फ्रीक्वेंसी एंड मास ऑफ द हार्मोनिक ऑसिलेटर होगा जो मोशन कर रहा है, हार्मोनिक मोशन। इन्हें क्वांटम नंबर को शो करता है। उसके अलावा एक्सपेक्टेशन पी स्क्वायर की वैल्यू एम एच क्रॉस ओमेगा बाई 2 और ब्रैकेट में 2n+1। किसी समय पे अनसर्टेनिटी इन एक्स होगी, किसी समय पे अंडर रूट एच क्रॉस अपॉन 2m ओमेगा 2n+1 मल्टीप्लाई में। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम होगी अंडर रूट एम एच क्रॉस ओमेगा अपॉन 2 और ब्रैकेट में 2n+1। और अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट जो होगा डेल एक्स डेल पी, उसकी वैल्यू होगी n+12 ब्रैकेट में एच क्रॉस। तो ये एक्सप्रेशन याद कर लें। और अगर किसी समय पर मिनिमम अनसर्टेनिटी पूछी है तो n की वैल्यू को 0 रख दें। इनका प्रोडक्ट अगर पूछता है तो यहाँ से हाफ एच क्रॉस होगी। अगर अनसर्टेनिटी मिनिमम में पूछता है तो डेल एक्स में n की वैल्यू को यहाँ 0 कर लें, कैलकुलेट कर लें। किसी समय पर अनसर्टेनिटी पूछता है n बराबर 1 में, पोजिशन में क्या अनसर्टेनिटी होगी तो यहाँ n बराबर 1 रख दें। अगर वो पूछता है अनसर्टेनिटी n बराबर 2 में मोमेंटम में कितनी होगी तो इस एक्सप्रेशन में n की वैल्यू को 2 रख दें। उसी हिसाब से देख लें किस में पूछा है। एनर्जी आइगन वैल्यू जो होती है वो n+12 एच क्रॉस ओमेगा होती है। और सिमिलरली जो हमारे पास किसी समय पर अगर 2 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर है तो उसमें हम याद रखें कि एनर्जी आइगन वैल्यू जो किसी समय पे ऐड हो जाते हैं। अगर आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर है, 2 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर में एनर्जी पूछी है तो nx+12 एच क्रॉस ओमेगा और ny+12 एच क्रॉस ओमेगा, उन दोनों का एडिशन कर दें। अगर 3 डायमेंशनल आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर है तो nx+12 एच क्रॉस ओमेगा, x+12 को ब्रैकेट में बंद करके लिखें एच क्रॉस ओमेगा प्लस ny+12 उसको ब्रैकेट में क्लोज कर दें ny+12 को एच क्रॉस ओमेगा प्लस nz+12 एच क्रॉस ओमेगा। अगर किसी समय पे आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ना हो ऑसिलेटर हो, कि अगर किसी समय पे एनाइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर है तो ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड फ्रीक्वेंसी ले लें। ओमेगा एक्स को लिख दें अंडर रूट के एक्स अपॉन एम, ओमेगा वाई को लिख दें अंडर रूट के वाई बाई एम और के ओमेगा जेड को लिख दें अंडर रूट के जेड बाई एम। तो ये याद रखें। उसके अलावा जो हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं वो एक्सपेक्टेशन एल एक्स स्क्वायर बराबर एक्सपेक्टेशन एल वाई स्क्वायर होता है एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2 और ब्रैकेट में l+1 माइनस ml स्क्वायर होता है, जहाँ एल एक्स और एल वाई किसी समय पे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के एक्स वाई कोऑर्डिनेट होते हैं। एल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर होता है और ml मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर होता है। सिमिलरली एक्सपेक्टेशन जे एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्सपेक्टेशन जे वाई स्क्वायर बराबर होता है एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2 जे+1 माइनस mj स्क्वायर, जहाँ जे किसी समय पे टोटल क्वांटम नंबर को शो करता है और mj टोटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को शो करता है। एक्सपेक्टेशन एस एक्स स्क्वायर की वैल्यू होती है एक्सपेक्टेशन एस वाई स्क्वायर बराबर एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2 SS+1 माइनस MS स्क्वायर। एस है स्पिन क्वांटम नंबर को और MS मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर को शो करता है। एस एक्स यहाँ पे स्पिन का एंगुलर मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट, एस वाई स्पिन एंगुलर मोमेंटम का वाई कंपोनेंट। जे एक्स और जे वाई को मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ। अगर हमें एक्सपेक्टेशन जे एक्स जे वाई जे जेड पूछता है वो सब 0 होते हैं। एक्सपेक्टेशन एल एक्स एक्सपेक्टेशन एल वाई एक्सपेक्टेशन एल जेड 0 होते हैं। एक्सपेक्टेशन एस एक्स एक्सपेक्टेशन एस वाई एक्सपेक्टेशन एस जेड वो 0 होते हैं। तो इन एक्सप्रेशंस को याद रखें, इन पर क्वेश्चंस देख लें। एल की वैल्यू देगा, एम एल देगा, ये वैल्यू पूछ लेगा, हम निकाल सकते हैं। एल जेड बराबर एम एल एच क्रॉस को याद रखें और कॉस थीटा की वैल्यू किसी समय पे एम एल अपॉन अंडर रूट LL+1 होती है, उसको भी रिमेंबर रखें। डीजनरेसी के फॉर्मूले मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं। डीजनरेसी में क्या होता है कि डिफरेंट जो वेव फंक्शंस होते हैं वो सेम एनर्जी आइगन वैल्यू रखते हैं। तो कितने हमारे ऐसे वेव फंक्शंस हैं जो सेम एनर्जी आइगन वैल्यू रखते हैं करस्पॉन्डिंग एन, वो उसकी डीजनरेसी कहलाती है। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर 2 डायमेंशन में होती है डीजनरेसी n+1, जहाँ n nx प्लस ny होता है और nx और ny क्वांटम नंबर्स होते हैं अलोंग द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। उसके अलावा 3 डायमेंशंस में डीजनरेसी होती है n+1 ब्रैकेट में n+2 और बाई 2। यहाँ n जो होता है किसी समय पे nx प्लस ny प्लस nz होता है। तो ये भी याद रखें। किसी समय पे पूछ लेता है डीजनरेसी किसी समय पे लोएस्ट एनर्जी स्टेट में क्या होगी तो n की वैल्यू को 0 ले लें। अगर वो पूछता फर्स्ट एक्साइटेड में कितनी होगी तो n को 1 ले लें। और किसी समय पे अगर वो पूछता है सेकंड एक्साइटेड स्टेट थर्ड एक्साइटेड स्टेट तो उस हिसाब से n की वैल्यू बढ़ाते चले जाएं। हाइड्रोजन एटम में जो अगर हम ऑर्बिटल मोशन केवल इलेक्ट्रॉन की कंसीडर करते हैं तो डीजनरेसी n स्क्वायर होती है और किसी समय पर ऑर्बिटल और स्पिन दोनों मोशन को कंसीडर करते हैं तो डीजनरेसी 2n स्क्वायर होती है। तो ये भी याद रखें, ये 2 एक्सप्रेशंस हैं। हाइड्रोजन एटम में साथ साथ ये भी याद रखें कि एनर्जी आइगन वैल्यू होती है -mz²e4/8ε0² इंटू 1/n स्क्वायर और ये वैल्यू होती है -13.6 z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Rn जो होता है n² a0/z होता है, ये बोर मॉडल के हिसाब से है। और किसी समय पे अगर हम
ये बोहर मॉडल के हिसाब से रेडियस का फॉर्मूला है। अगर हम किसी समय पे एक्सपेक्टेशन आर क्वांटम से निकालते हैं हाइड्रोजन के लिए, तो a0/2 ब्रैकेट में 3n² माइनस LL+1। यहाँ पे कई बार पूछ लेता है, n की वैल्यू को 1 दे देता है, l को 0 दे देता है, पूछ लेता है एक्सपेक्टेशन r क्या होगा। तो n को 1 रख दें, l को 0 रख दें, तो 3a0/2 वैल्यू आ जाएगी ग्राउंड स्टेट के लिए। अगर वो n बराबर 2 l बराबर 1 में पूछता है, तो यहाँ पे n को 2 रख दें, l को 1 रख दें। तो जहाँ पे भी वो पूछता है n बराबर 3 l बराबर 2 में पूछता है, तो n को 3 रख दें, l को 2 रख दें। देख लें एक्सपेक्टेशन r पूछा है। अगर एक्सपेक्टेशन r² पूछा हाइड्रोजन के केस में, तो n² a0²/2 और ब्रैकेट में 5n² + 1 माइनस 3l और ब्रैकेट में l+1 और ब्रैकेट फिर क्लोज है। एक्सपेक्टेशन 1/r पूछा गया है, तो 1/n² a0 कर दें। एक्सपेक्टेशन 1/r² की वैल्यू 2/n³ और 2l+1 ब्रैकेट में a0²। ये एक्सप्रेशन याद रख लें। तो ये किसी समय पर तीनों और चारों फॉर्मूले हमें याद रहने चाहिए। उसके अलावा याद रखें कि रेडियल नोड जो होते हैं वो n-l-1 होते हैं। तो रेडियल नोड की संख्या पूछता है, कहता है कि किसी समय पे जो वेव फंक्शन है वो कितनी जगह पे कट करेगा, तो वो हमारा रेडियल नोड कहलाता है। n बराबर 3 l बराबर 2 में पूछता है रेडियल नोड निकालिए, तो 3 - 2 - 1, तो उसकी वैल्यू हम देखेंगे किसी समय 0 आ जाएगी। वो पूछता है किसी समय पे n की वैल्यू किसी समय पे 4 है, l की वैल्यू किसी समय पे 2 है, ये निकालिए रेडियल नोडों की संख्या। तो इस फॉर्मूले को पुट करें, कैलकुलेट कर लें। तो इंपॉर्टेंट है। साथ साथ 2 एक्सपेक्टेशन t प्लस एक्सपेक्टेशन v बराबर 0 होता है। ये जो फॉर्मूला है यहाँ से आता है। जब वी आर की वैल्यू r की पावर n पर होती है, तो एक्सपेक्टेशन t अपॉन एक्सपेक्टेशन v की वैल्यू n/2 होती है। इसलिए हार्मोनिक ऑसिलेटर में जहाँ वी आर r² का फंक्शन होता है, n की वैल्यू को 2 लेते हैं, तो एक्सपेक्टेशन t अपॉन एक्सपेक्टेशन v की वैल्यू 1 आती है। ये क्वेश्चन भी रेगुलर इंटरवल पर पूछा जाता है। और हाइड्रोजन के केस में वी आर जो 1/r होता है, 1/r पर डिपेंड करता है, तो n की वैल्यू किसी समय पे -1 होगी, तो यहाँ पे -1 रख दें, तो 2 एक्सपेक्टेशन t प्लस एक्सपेक्टेशन v बराबर 0 हो जाएगा, जो यहाँ लिखा गया है। तो ये भी याद रखें। उसके अलावा रदरफोर्ड स्कैटरिंग में मैंने 2 एक्सप्रेशंस लिखे हैं। जो डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन d थीटा होता है q1 q2 अपॉन 16 पाई एप्सिलॉन नॉट e साइन स्क्वायर θ/2 और इसका पूरे का होल स्क्वायर होता है। जहाँ q1 वो चार्ज होता है, उसका किसी समय पे जो पार्टिकल हमने इम्पोज किया है, और q2 किसी समय पे न्यूक्लियस का चार्ज होता है, e एनर्जी होती है, और थीटा किसी समय पे स्कैटरिंग एंगल होता है। इम्पैक्ट पैरामीटर और थीटा में रिलेशन होता है b बराबर q1 q2 अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट e cos θ/2। तो दोनों एक्सप्रेशंस को याद रख लें। और किसी समय पे प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का फॉर्मूला याद रखें। SRT होता है h×/2im और ब्रैकेट में साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। अगर साई की वैल्यू a e की पावर i के x है, तो SRT की वैल्यू आती है h×k/m/2। किसी समय पे जब हमारे पास वेव फंक्शन होता है, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी पूछता है, तो ये एक्सप्रेशन हमें पता होना चाहिए। साथ साथ ये भी याद रखें कि dp+/dt प्लस डाइवर्जेंस s की वैल्यू 0 होती है। p यहाँ प्रोबेबिलिटी को नोट करता है। पोटेंशियल स्टेप में याद रखें, किसी समय पे एक पार्टिकल है, उसकी एनर्जी है, एक बैरियर है जिसकी किसी समय पे एनर्जी p0 है, तो रिफ्लेक्टेंस ट्रांसमिटेंस जो होता है r बराबर होता है p1 - p2 अपॉन p1 + p2 इस पूरे का स्क्वायर, और t होता है 4p1 p2 अपॉन p1 + p2 इस पूरे का होल स्क्वायर नीचे वाले टर्म का। r + t की वैल्यू 1 होती है, जहाँ p1 बराबर होता है √2me और p2 होता है √2me - v0, जहाँ E एनर्जी है और V0 किसी समय पर पोटेंशियल एरिया की हाइट है। उसके अलावा ये किसी समय पर कम्यूटेटिव रिलेशंस मैंने इसमें डिस्कस किए हैं। कम्यूटेटर x की पावर n px की वैल्यू होती है NIH×x की पावर n-1। LX py कम्यूटेटर की वैल्यू होती है IH×pz। किसी समय पे x जो कम्यूटेटर x px की वैल्यू IH क्रॉस, कम्यूटेटर LX ly की वैल्यू IH×lz, और इससे सिमेट्री से आगे भी बना लें। जैसे यहाँ LX py है, कई बार py LX पूछ लेगा तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा। इस टाइप से हम तैयार रखें। एक्सपेक्टेशन L² LX और ये वैल्यू सब 0 होती हैं। एक्सपेक्टेशन L² Ly ये जो हमारे पास हैं ये सब 0 होती हैं। कई बार क्या करता है, साई x हमें देता है, साई x की कैलकुलेट करा लेता है, तो उसमें याद रखें कि साई nx की जो हम बनाते हैं वो होता है समेशन an साई nx e की पावर -i ent अपॉन h×। अगर सपोज किया पार्टिकल हमारे पास में 2 स्टेटों में है, पहली स्टेट में उसका एक फंक्शन है साई1x, दूसरे में है साई2x। तो अगर हमें साई x की बनाना है तो हम लिखेंगे साई x बराबर c1 साई1x e की पावर -i e1t अपॉन h× प्लस c2
psi2x e की पावर माइनस आई e2t अपॉन h क्रॉस, इस टाइप से हम लिख सकते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है इस पर भी। ये हमारी जो प्रॉपर्टी है वेव फंक्शन की, सब प्रॉपर्टी याद रखें। वेव फंक्शन जो है वो सिंगल वैल्यूड होता है, फाइनाइट होता है, और किसी समय पर उसका जो डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूस होता है। ये सब चीज़ याद रखें, और साथ साथ ये भी याद रखें कि जहाँ भी इन्फिनिटी होता है साई जीरो होता है, वेव फंक्शन स्क्वायर इंटीग्रेबल होता है और नॉर्मलाइज किया जाता है वेव फंक्शन को। और अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है तो पार्टिकल की पाई जाने की, अगर लोकलाइज पार्टिकल है तो उसकी नेट प्रायिकता जीरो होती है। तो वो सब प्रॉपर्टीज याद रखें। तो ये हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल प्रॉपर्टी है, साई एम स्टार साई एन टीटो की वैल्यू डेल एम एन होती है। ये हमारे पास जो क्रोनिकल डेल्टा होता है इसकी वैल्यू 1 होती है अगर एम बराबर एन है, और 0 होती है अगर एम बराबर नॉट एन है। तो ये भी याद रखें। उसके अलावा डी ब्रॉगली वेवलेंथ के सारे फॉर्मूले याद रखें। डी ब्रॉगली वेवलेंथ में ये होता है कि किसी समय पे जब कोई पार्टिकल चलता है जिसका मोमेंटम पी होता है तो उसके साथ वेव अटैच हो जाती है। तो लैम्डा जो होता है वो एच अपॉन पी होता है, जहाँ एच प्लांक कांस्टेंट को शो करता है। लैम्डा वेव कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और पी जो किसी समय पे पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो ये वेव पार्टिकल ड्यूरेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है। किसी समय पे जो इलेक्ट्रॉन किसी समय जब एक्सीलरेट होता है पोटेंशियल डिफरेंस वी से, तो अगर हम नॉन रिलेटिविस्टिक केस लेते हैं तो हाफ एम वी स्क्वायर को ई इंटू वी लेते हैं, और वी की वैल्यू आ जाती है √2 ई वी अपॉन एम। और लैम्डा जब हम सॉल्व करते हैं एच अपॉन पी रख के, तो उसकी वैल्यू हमारे पास मिलती है लैम्डा बराबर √15 अपॉन वी एंगस्ट्रॉम। तो कई बार वी देता लैम्डा पूछता, जैसे एक बार पूछा कि वी की वैल्यू 150 दे रखी थी, लैम्डा पूछा था कितना होगा इलेक्ट्रॉन के केस में, कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को 150 वोल्ट से एक्सलेट किया जाए तो उसके साथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी अटैच होगी। तो लैम्डा बराबर √150 अपॉन 150 हम करेंगे तो 1 एंगस्ट्रॉम आएगा। इस टाइप से क्वेश्चन इस पर आता है। उसके अलावा ये याद रखें कि अगर हम रिलेटिविस्टिक केस लेते हैं तो लैम्डा का फॉर्मूला, अगर कोई चार्ज क्यू है और वो वी से एक्सलेट होता है तो लैम्डा का फॉर्मूला होता है एच अपॉन √2m क्यू वी, और ब्रैकेट में आएगा 1 + क्यू वी अपॉन 2mc स्क्वायर। तो इस एक्सप्रेशन को भी याद रखें। मैं यहाँ पे एक बार लिखे दे रहा हूँ, लैम्डा बराबर एच अपॉन √2m क्यू वी, और यहाँ ब्रैकेट में होगा 1 + क्यू वी अपॉन 2mc स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन याद रखें। और अगर किसी समय नॉन रिलेटिविस्टिक केस है तो इसको इग्नोर कर दें, तो एच अपॉन √2m क्यू वी होगा। अगर न्यूट्रॉन के केस में पूछता है टेम्परेचर T से किसी समय पर न्यूट्रॉन को एक्सलेट किया जाता है, उसके साथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगी, तो लैम्डा बराबर एच अपॉन पी कर दें, और फिर पी स्क्वायर अपॉन 2m को किसी समय पे हाफ एफ के टी के बराबर कर दें। एफ यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी टेम्परेचर होगा। फिर एफ को देख लें कि 1 डायमेंशन में है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 कर दें, 2 डायमेंशन में तो एफ को 2 कर दें, अगर न्यूट्रॉन 3D में तो एफ को 3 कर दें। उस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो काफ़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में दे रहा था। मुझे उम्मीद है ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, और कुछ और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आगे अपलोड करने वाला हूँ। और ये मेरी फार्मूला रिवाइज सीरीज है, जो बच्चे गेट का और जेम का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और जो जेस्ट में अपीयर कर रहे हैं उनके पर्पस में ये मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आएंगी। और साथ साथ मेरा सबसे आग्रह है कि इन वीडियो को शेयर करते रहें, कोशिश करते रहें कि गाँव, कस्बों और शहरों में जो बच्चे गाइडेंस के अभाव में जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते उन तक पहुँचाने में भरपूर प्रयास करें और सहयोग दें। थैंक यू, बेस्ट विशेज।